नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज हरिद्वार में के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बुगवाला में स्थित एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचेंगे सीएम। स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। प्रदेश में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस। तो मुख्यमंत्री धामी इस कार्यक्रम में शिरकत भी कर रहे हैं और इस दौरान सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड में। आज मौसम ने बदला और मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी के भी आसार नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में हिमपात संभव बताया जा रहा है। देहरादून सहित मैदानी जिलों में आज कोहरा भी बताया जा रहा है। आज सुबह से ही और रात में भी विजिबिलिटी कम हो रही है। ऐसे में देहरादून शहर के कई इलाकों में सुबह से कोहरा छाया हुआ है। दून शहर में विजिबिलिटी बहुत कम है। वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियां भी हो रही हैं। वाहन चालकों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट भी संभव बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बिगड़ा हुआ है। देहरादून शहर के कई इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा भी छाया हुआ है और ऐसे में शहर में विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है। वाहन चालकों को परेशानी भी हो रही है। तो वाहन चालकों से सतर्क रहने की और सड़कों पर सतर्कता के साथ चलने की भी सलाह दी गई है। ठंड बढ़ने से तापमान में भारी गिरावट भी संभव बताई जा रही है। तो उत्तराखंड में आज मौसम ने रुख बदला हुआ है और राजधानी देहरादून में भी घना कोहरा छाया हुआ है। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में हिमपात भी संभव इस दौरान बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून सहित मैदानी जिलों में आज कोहरा जो है वो छाया रहेगा। सुबह और रात में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जा रही है सड़कों पर और ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह की अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं राजधानी देहरादून में, क्योंकि सुबह से यह भी देखा जा रहा है कि कोहरे की चपेट में है पूरी राजधानी। देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह देखा जाए कि उत्तराखंड में आज मौसम का जो है बदला हुआ रुख नजर आ रहा है। पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में, तो हिमपात के संभव जो है वो भी संभव देखने को मिल रहा है। अगर मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें विशाल, तो घने कोहरे का अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर इस समय देखा जाए तो देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी जो है आज सुबह और रात के अंतराल में देखा जाए तो कम मिल रही है। लेकिन अगर आज दिन भर की बात की जाए तो सुबह से ही जो है कोहरे की चादर में जो है देहरादून दिखाई दे रहा है, राजधानी देहरादून। और इसके अलावा अगर सभी शहरों की बात की जाए तो निचले इलाकों में भी जो है काफी कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम नजर आ रही है। इसी के चलते जो है वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह जो है वो लगातार दी जा रही है। और बढ़ते आसार कहीं ना कहीं और तापमान में गिरावट के देखते हुए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से लगातार कोहरे की मैदानी इलाकों में कोहरा देखने को मिल रहा है, उसके चलते जो है ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि जो वाहन चालक है वो संभव अतः जो है इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि आखिरकार कोहरा है और कोहरे में किस तरह की सावधानी जो है बरतनी है। जी, लेकिन ऐसे में प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं योगेश? क्या अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है या फिर रेन बसेरों की व्यवस्था? देखिए रेन बसेरों और अलाव की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कई इलाकों में अभी भी जो है इस तरह की व्यवस्था जो है वो प्रारंभ हो नहीं पाई है। अगर देखा जाए तो मुख्य चौराहों पर जो है कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कुछ दूरी पर जो है जहां पर लगता है कि लोगों की भीड़ भाड़ इलाके रहता है, वहां पर जो है
अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, रेन बसेरों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस तरह की व्यवस्था भी उतनी बेहतर दिखाई नहीं पड़ रही है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन इसके लिए लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है उसका ध्यान रखा जाए। रेन बसेरे जो है वो बस स्टैंड के आसपास बनाए जाए, रेलवे स्टेशन के आसपास जो है बसेरों को बनाया जाए, ताकि वहां पर जो है अगर यात्रियों को विश्राम करने की आवश्यकता होती है या ठंड में जो है उनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े और खुले आसमान के नीचे उनको रात बिताने न पड़े, इसके लिए व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट आ रही है, कोहरे का जो है येलो अलर्ट भी जारी हो गया है, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था जो है प्रशासन की रहने वाली है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब देहरादून में हवा दूषित हो रही है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। देहरादून में ऐसा क्यों हो रहा है और विशेषज्ञों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वायु प्रदूषण लगातार सेहत के लिए हानिकारक होता जा रहा है। आलम यह है कि देहरादून का AQI 290 के पार पहुंच गया है। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा छाने से मैदानी इलाकों की आबोहवा और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अपनी स्वच्छ आबोहवा के लिए पहचान रखने वाले देहरादून की वायु आजकल बेहद खराब हो गई है। बुधवार को इस साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंगलवार का AQI 299 दर्ज किया गया। PM 2.5 का स्तर 119.83 और PM 10 का स्तर 134.11 दर्ज किया गया। वहीं केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून का AQI 294 दर्ज किया गया। CPCB ने प्रदूषण का मुख्य कारण PM 2.5 और PM 10 का बढ़ा हुआ स्तर माना है। मंगलवार को काशीपुर का AQI 128 और ऋषिकेश का 85 दर्ज किया गया था, जो सेहत के लिए बेहद अस्वस्थ है। उत्तराखंड में 3 जो सिटी हैं जहां नॉन अटेनमेंट सिटीज जिनको बोला जा रहा है, ऋषिकेश, काशीपुर और देहरादून। तो देहरादून की हालत उन दोनों सिटी से काफ़ी ख़राब है और अभी ये थोड़ा सा जो मौसम में बदलाव हुआ है, हवा स्थिर है और थोड़ी एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हुई है, तो इमिशन डिस्पर्स नहीं हो रहा है। उसके चलते दिन और रात में टेम्परेचर रात के टाइम और फाइन पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जा रहा है, जिसके चलते AQI आपका 200-300 के बीच में रह रहा है। तो 2 दिन से इसका AQI जो है वो एक तरह से वेरी पुअर में, पॉलिटेड वेरी पुअर में जा रहा है। पर्यावरणविद डॉक्टर विजय श्रीधर के अनुसार काशीपुर और ऋषिकेश से देहरादून की स्थिति बेहद खराब है, जिसका कारण मौसम में बदलाव और हवा में स्थिरता है, जिससे रात के समय फाइन पार्टिकुलर मैटर PM 2.5 बढ़ रहा है, जिसके कारण देहरादून में AQI 200 से 300 के बीच रहने लगा है, जो बेहद खराब प्रदूषण कैटेगरी में आता है। डॉक्टर विजय श्रीधर ने कहा कि प्रदूषण बढ़ने की वजह बारिश न होना और फाइन पार्टिकुलर मैटर PM 2.5 बढ़ना है, जिसके कारण उत्तराखंड की आबोहवा बेहद खराब हो गई है। जितने भी इमिशन कम कर सकें उतना जरूरी है। एक तो ट्रैफिक मूवमेंट रेगुलराइज होना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स रोड पे हैं, तो कुछ यदि इलेक्ट्रिफाइड मोबिलिटी में जाते हैं तो कम होगा। दूसरा, जो अनवारंटेड बॉनफायर हैं या और बायोमास बर्निंग है, लोग कूड़ा करकट वगैरह भी जलाते हैं सर्दियों में, वो सब चीज़ें रुक जाएं, क्योंकि कई बार आसपास बायोमास बर्निंग के वीडियो भी सर्कुलेट हुए हैं, तो लोग भी कई बार नासमझी में इस तरह की काम कर रहे हैं, जिससे देहरादून की पॉल्यूटेड हो रही है। वहीं ट्रैफिक, बेफजूल बॉनफायर और कूड़ा जलाने से प्रदूषण पर खासा असर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो बारिश होने या तेज हवाओं के चलने से AQI नीचे आ सकता है, लेकिन अगले 1-2 दिनों तक इसकी ज्यादा संभावनाएं नहीं है। देखिए, बारिश होने से तो जो है क्लैरिटी बढ़ जाती है, पोल्यूटेंट्स बैठ जाता है, उसमें उम्मीद यही रहता है कि वो जो है क्लियर हो जाता है और AQI नीचे आ जाता है। देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में आने वाले समय में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद देहरादून की आबोहवा और भी प्रदूषित होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं।
अब देखना होगा कि क्या दिल्ली के भांति उत्तराखंड के लोगों को भी प्रदूषण की मार अत्यधिक झेलनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। खबर विकासनगर से है, जहां साहिया बाजार में लोक निर्माण विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग साहिया की ओर से बीते 22 नवंबर को 4 मुख्य मार्गों पर चिन्हित 162 अवैध अतिक्रमणों पर नोटिस चस्पा किए गए थे और नोटिस में 6 दिसंबर तक स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए थे। बहुत अच्छी पहल है, लोगों को राहत मिलेगी। विभाग किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। जो कि अतिक्रमण है, पीडब्ल्यूडी की जगह में है, वही जगह हटा रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, आने जाने वालों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ये विभाग की एक बहुत अच्छी पहल है। ऐसा है ना, विभाग सिर्फ अपनी जगह खाली करवा रहा है, नौकरी सबका है लेकिन अपनी हद तक है। जो सड़कों पे अतिक्रमण किया गया है, ये विभाग की जगह है और विभाग अपनी संपत्ति वापस ले रहा है। तो इसमें लोगों को सुविधा के लिए, लोगों के फायदे के लिए एक विभाग की तरफ से बहुत अच्छी पहल की शुरुआत हुई। ये यहाँ के लोगों का एक अच्छापन है कि स्वयं ही अपना अतिक्रमण स्वयं ही हटा। ये बहुत अच्छी पहल है। जोनसार पावर की यही खासियत है कि लोग खुद ही जो है जो गलत है उसको खुद ही सही करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय के आदेशों के क्रम में सभी हमारी रोड्स पर अतिक्रमण, मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाया जाना है। इसमें हमें लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी लोग स्वयं ही अपने अतिक्रमण हटा रहे हैं। हमने उनको नोटिस दिया था, एक डेट दी थी 6 दिसंबर तक कि वो अतिक्रमण हटा लें, खुद हटा लें। तो उसी के क्रम में उनके द्वारा खुद ही अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसमें हमें अभी तक तो उनका पूरा सहयोग मिला है। जितने अतिक्रमण हम हटा पाएंगे, जितने नहीं हटेंगे उनको फिर हम बाद में थोड़ा देते हुए, डेट टाइम देते हुए उनको हम फिर विभाग द्वारा हटाया जाएगा। नगर शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रतिष्ठित वकील के 19 वर्षीय बेटे ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज से लौटने के कुछ समय बाद छात्र ने खुद को गोली मार ली। वहीं परिजनों ने अफरा तफरी में सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती भी कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर भी रेफर किया गया और हायर सेंटर पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत भी घोषित कर दिया। कालाडूंगी पतलिया गांजा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात युवक ने सड़क किनारे खड़ी एक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई। इसके अलावा घटनास्थल से 12 बोर का एक खाली कारतूस भी बरामद हुआ है, जिससे फायरिंग की पुष्टि हुई है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग करने वाला युवक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही कालाडूंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ऐसे में पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण भी किया। वहीं अस्पताल और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। गुड़ाई कर रहा था तो 2 आवाज़ें सुनी मैंने, फायर सुनी 2:10-11 बजे के टाइम में लगभग। घड़ी तो मेरे पास ही नहीं, मतलब अंदाजन 10-11 बजे के टाइम में ऊपर हमें तो ये ऐसे दहशत पैदा होती है। ये जहाँ तहाँ में ये गोलियाँ तो गोलियों आवाज़ आती है। हम तो इससे बड़े परेशान हैं। मतलब प्रशासन मतलब इसमें संज्ञान ले इसका। मामला संज्ञान में आया था जो पतलिया क्षेत्र ये कोटाबाग क्षेत्र का है। इसमें जो प्रथम दृष्टया हमने देखा, इसमें इंक्वायरी हुई है। इसमें एक गाड़ी है होंडा सिटी, जिसके शीशे टूटे हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा। पर इसमें भी इंक्वायरी करनी पुलिस द्वारा शेष है कि उसमें फायरिंग भी हुई है, क्योंकि मौके से एक राउंड 12 बोर का मिला है। इसमें इंक्वायरी चल रही है और जो भी होगा उसमें जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। खबर गदरपुर से है, जहां ग्राम झगड़पुरी में मोहम्मद निजाम के घर से लगे गोदाम पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से छापेमारी की गई, जहां बड़ी संख्या में बड़े पशुओं के खालों के लगभग 35 ढेर पाए गए, जिससे खून और गंदगी का रिसाव होता हुआ भी पाया गया। परिसर को सील करते हुए पूर्व प्रधान की सुपुर्दगी में भी दिया गया है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि झगड़पुरी क्षेत्र है। हाँ जी, झगड़पुरी क्षेत्र में अब जिस स्थान पे हम आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में जो हमारे बड़े जानवर हैं जैसे भैंस इत्यादि, उनके खालों का संग्रह यहाँ पर किया गया है, जिनसे कि बड़ी मात्रा में पानी और ब्लड का रिसाव होकर आसपास के खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों में जा रहा है, जो कि जन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो आज यहाँ पर तहसील, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग
और हमारी जो पशुपालन विभाग की टीम है, डॉक्टर साहब हैं, सभी लोगों के साथ जब निरीक्षण किया गया तो मौके पे ये जो भी आरोप था ये सत्य पाया गया है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खालों का भंडारण किया गया है और उनके द्वारा ये खालें कहाँ से लाई गई हैं ये मौके पर कोई भी नहीं बता रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी मौके से फरार है। इसमें जो भी हमारी विधिक कार्रवाई है, जिस तरीके से जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो की जा रही है इसमें। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलिया शरीफ दरगाह के गेट पर तैनात पीएसए जवान की ओर से एक विकलांग व्यक्ति पर कथित लाठीचार्ज का शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर स्थिति संभाली है। वीडियो वायरल होने से दरगाह परिसर और आसपास के क्षेत्र में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। लोगों ने जवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग इस दौरान की है। हरिद्वार के भल्ला स्टेडियम में 14वीं अंतरजनपदीय वाहिनी पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ है। बता दें कि 16 दिसंबर 2025 से शुरू हुई 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 20 टीमों ने हिस्सा लिया है और फाइनल में देहरादून पुलिस ने हरिद्वार पुलिस को हराकर खिताब अपने नाम किया है। देहरादून ने पहले बल्लेबाजी कर 185 रन बनाए, जबकि हरिद्वार की टीम ने 100 रन पर ऑल आउट हो गई। चौदहवीं अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन यहाँ भल्ला क्रिकेट ग्राउंड में किया गया था, जिसमें फाइनल में हरिद्वार और देहरादून जनपद की टीमों का मुकाबला था, जिसमें जनपद देहरादून ने इस मुकाबले को जीता है और ये चल वैजयंती ट्रॉफी अपने नाम की है। पूरे 3 दिन के इस टूर्नामेंट में आज चौथा दिन था। करीब 20 टीमों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें आज फाइनल मैच खेला गया था। कुल 300 से आसपास जो प्रतिभागी थे वो उन्होंने यहाँ पर प्रतिभाग किया था। मैं सभी लोगों की खेल भावना के और अनुशासन के लिए बधाई देता हूँ। सभी टीम मैनेजर्स को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सभी आयोजकों में आप लोगों का, मीडियाकर्मी का और जो यहाँ दर्शक आए थे जिन्होंने काफ़ी संख्या में इस मैच का उठाया, मैं सभी लोगों का। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन इन दिनों उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में सुकून के पल बिता रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रैकिंग की कुछ शानदार तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें धुंध से घिरे रास्ते, हरी भरी वादियां और उबड़ खाबड़ ट्रेल्स भी नजर आ रही हैं। साथ ही पूरी ट्रैकिंग किट में ऋतिक का फिट और स्टाइलिश अंदाज फैंस को खूब पसंद भी आ रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान राज्य के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और सीएम ने जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेते हुए आपसी समन्वय पर भी जोर दिया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्या, विधायक उमेश शर्मा काऊ, किशोर उपाध्याय के साथ ही अन्य नेताओं ने इस दौरान मुलाकात भी की है। दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए कहा है कि यह बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे अगले 10 से 15 दिनों में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस हाईवे के चालू होने से उत्तराखंड के पर्यटकों पर कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से देहरादून का सफर अब सिर्फ दूरी नहीं बल्कि एक यादगार एक्सपीरियंस बनने वाला है। सालों से जिस एक्सप्रेसवे का इंतजार किया जा रहा था, या फिर कहें कि वर्षों से जिस सपने को लाखों लोग देख रहे थे, वो अब पूरा होने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिया है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अगले 10 से 15 दिनों में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होते ही राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक का सफर महज 2 घंटे या 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जो अभी करीब 6 से 6.5 घंटे में होता है। मेरठ के लिए आउटर रिंग रोड की बात की है उन्होंने। हमने दिल्ली मेरठ रोड उनके गांव जाने के लिए अच्छा बनाया। पहले 3.5 घंटे लगते, अब 45 मिनट में वो जा रहे हैं। और इसके बाद हमने दिल्ली देहरादून ये नया रोड बनाया है और दिल्ली देहरादून में जो 36 किलोमीटर जो हमारे अक्षरधाम मंदिर से बना है, उसको हमने पायलट चलने के लिए अलाउ भी कर दिया है और 10-15 दिन में दिल्ली देहरादून भी पूरा हो जाएगा और फिर दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में होगा और उसके होने के बाद ये तुरंत शुरू हो जाएगा 15 दिन में। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने बताया कि उन्होंने इसे 212 किलोमीटर लंबे 6 लेन
एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय भी मांगा है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये मेगा प्रोजेक्ट देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवेज में से एक माना जा रहा है। 4 हिस्सों में बने इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली में अक्षरधाम और शास्त्री पार्क क्षेत्र से होती है। इसके बाद ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए उत्तराखंड के देहरादून तक जाता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा, जिससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इसे केवल रफ्तार ही नहीं बल्कि पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। गणेशपुर से देहरादून के बीच का हिस्सा वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली रखा गया है। यहाँ करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया गया है, जो जंगलों और नदियों के ऊपर से गुजरता है। इसके अलावा 6 एनिमल अंडरपास, 2 हाथी अंडरपास, 2 बड़े और 13 छोटे पुल बनाए गए हैं ताकि वन्यजीवों की आवाजाही बाधित ना हो। देखिए, अगर आज मैं देहरादून की बात करूं तो आज देहरादून से दिल्ली का जो हमारा सफ़र है, जो 7 घंटे का हम तय करते थे, आज हम 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं और हम सुबह से और शाम को अप डाउन कर सकते हैं, अपने उत्तराखंड में वापसी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए। नितिन गडकरी जी की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से ये संभव हो पाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश की सड़कों की कनेक्टिविटी जिलों और गांव तक पहुंचाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। हमारे फ्लाईओवर बने हैं, चौड़ीकरण हुआ है, हाईवे बने हैं, नेशनल हाईवे हमारे बने हैं जो सीधा हमें जाम से निजात दिलाने का काम करते हैं। तो ये एक ऐसी केंद्र की उपलब्धि है जो राज्य सरकार को इसका फायदा मिलता है। जब यहाँ का जनमानस दिल्ली में जाने का काम करता है तो कई कई घंटों तक जाम की स्थिति से गुजरता था, लेकिन आज बिल्कुल देहरादून से दिल्ली तक जब वो जाता है तो फ्लाईओवर और जो चौड़ीकरण हमारा सड़कों का है उससे बहुत सरलता के साथ में और सुगमता के साथ में वो दिल्ली पहुंच जाता है और अपना कार्य करके वापस उत्तराखंड में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस प्रदेश के लिए भी है और केंद्र सरकार का आभार और धन्यवाद करते हैं। सहारनपुर उत्तराखंड बॉर्डर से शुरू होने वाला एलिवेटेड मार्ग रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर से गुजरता है। इस रास्ते पर सफर करते वक्त चारों ओर हरियाली, पहाड़ और नीचे बहती नदियों का नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगा। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि नेचर कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस हाईवे का खुलने का इंतजार वर्षों से किया जा रहा है और ये राज्य की धामी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से राज्य को पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन चुनौतियां फिर भी कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।